हेलो सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि बहुत दिनों से यह चर्चा का विषय बना है कि जो E20 फ्यूल है वह ईंधन है या फिर धोखा है। क्योंकि देखने के दो नज़रिए होते हैं। किसी भी चीज़ को किसी भी वस्तु को देखने के दो प्रकार से नज़रिया होता है। पहला नज़रिया जो इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें इनसे लाभ है उन्हें इसमें पॉजिटिव दिखेगा और जिन्हें इनसे हानि हो रही है उन्हें इनमें नकारात्मक चीज़ दिखेगी। तो हम दोनों नज़रिए जो हैं, उन्हें देखते हुए एक न्यूट्रल होकर एक बीच का जो सही बात है, उसे बताने का प्रयास करेंगे। इसकी जो असलियत है, उसे जानेंगे। अब असलियत में घाटा है या फिर लाभ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इथेनॉल से लाभ, इसी के साथ इससे होने वाली हानियाँ, गाड़ियों पर होने वाले प्रभाव और आम लोगों पर प्रभाव, खाद्यान्न महँगा-सस्ता जो भी प्रभाव है, किसानों पर इसका क्या असर होगा और बनने की प्रक्रिया इसकी क्या है? इन सब चीज़ों के आधार के बाद हम देखेंगे क्या जो E20 फ्यूल है इसमें वास्तव में फ़ायदा है या फिर इसमें हानि? इसी के साथ अब हम देखेंगे कि ईंधन उत्पादन की सामग्री विश्लेषण, लाभ या हानियाँ। अब हम इसमें देखेंगे कि इथेनॉल जो उत्पाद हो रहा है वहाँ से लेकर सरकार का कहना है कि इससे लाभ हो रहा है। तो कहाँ से नापा जाएगा लाभ? कहाँ तक नापा जाएगा? जहाँ से यह इथेनॉल बन रहा है और हम तक आकर गाड़ियों में चल रहा है। वहाँ से लेकर जहाँ से बन रहा है और उसकी पूरी प्रक्रिया को और हमारी गाड़ियों में जलने तक की प्रक्रिया, वहाँ से देखा जाएगा। इसमें जो उपयोग चीज़ें हो रही हैं, उनसे जो लाभ या हानि है, फिर इसको हम टोटल करके देखेंगे, क्या इसमें वास्तव में लाभ है या फिर हानि है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो जो गडकरी जी हैं, यह समझाने में लगे हैं कि जो E20 फ्यूल है, इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। इनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि इसमें किसी भी प्रकार से घाटा नहीं है, यह ईंधन खराब नहीं है। इसी के साथ जो लोग हैं, यह अपने प्रमाण देने में लगे हैं कि इनसे क्या-क्या हानियाँ होंगी, क्या-क्या घाटे होंगे। अन्य बहुत से लोग हैं, जो यह बता रहे हैं कि इससे किस प्रकार के घाटे हैं। इसमें किस प्रकार से घाटे हो रहे हैं, यह अपनी-अपनी जो इनके साथ घटनाएँ घटी, वह बता रहे हैं। पक्ष 2 हुए कि एक तो गडकरी जी, जो यह बता रहे हैं कि इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और वह लोग जो यह बता रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें घाटे हैं। हमारी गाड़ियाँ एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है? E20 पेट्रोल ने रात को रोड पे खड़ा कर दिया है। इसी के साथ ही टू व्हीलर हो या हो फोर व्हीलर, इसमें सभी प्रकार के जो लोग हैं, जिन्होंने यह अपने ऊपर भुगता है, वह बता रहे हैं कि यह खराब है। लेकिन यदि हम इन दोनों को अलग करके देखें और एक वास्तविकता में जानने की कोशिश करें कि क्या इससे फ़ायदे हैं या फिर घाटे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, क्या पुरानी गाड़ियाँ इसे सहन कर सकती हैं? जो यह फ्यूल है, इसको पुरानी गाड़ियाँ सहन कर सकती हैं या फिर नहीं? ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ जो विशेषकर 2010 से पहले की है, यह इथेनॉल के साथ चलने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थीं। इसका कारण यह है कि इथेनॉल की गुण सामान्य पेट्रोल से थोड़े अलग होते हैं। संरक्षण इथेनॉल में क्या होता है? एल्कोहल होता है। इसकी जो बनने की प्रक्रिया है, वह भी हम देखेंगे और इथेनॉल में क्या होता है? एल्कोहल होता है। जो पुरानी गाड़ियों के ईंधन जो पाइप हैं, इसी के साथ सील हैं, रबड़ हैं, ये पुर्जों को समय के साथ गला सकते हैं। जो यह पुर्जे हैं इनकी, इन्हें यह गला सकते हैं क्योंकि यह उस प्रकार से डिज़ाइन नहीं की गई हैं, इसलिए यह गल सकते हैं। इसी के बाद जो नई गाड़ियाँ हैं, उनमें यह जो फीचर है आ रहा है कि इसे यह चला सकते हैं। तो सफाई की प्रक्रिया इथेनॉल एक सॉल्वैंट की तरह काम करता है। अगर पुरानी गाड़ियों की टंकी या इंजन में लंबे समय से कचरा जमा है, तो इथेनॉल उसे साफ करके ईंधन फ़िल्टर में भेज देगा। इसी के साथ इसमें गाड़ी अचानक बंद हो सकती है या इंजन में रुकावट आ सकती है क्योंकि यह जो गाड़ियाँ हैं, वह गाड़ियाँ इस फ्यूल के लिए नहीं बनी हैं। जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, वह E20 सपोर्ट कर लेती हैं, लेकिन यह नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं हम माइलेज। इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से कम होता है, इसलिए पुरानी गाड़ियों में माइलेज में गिरावट आई है। यह 20 से 30% देखी गई है। कई जो व्यक्तियों का कहना है, उनका है कहना कि यह जो गिरावट है 20 से 30% देखी गई है यह गिरावट, क्योंकि यह गाड़ियाँ उस तरह से नहीं बनाई गई हैं। अब देखते हैं नई गाड़ियाँ बनाम पुरानी गाड़ियाँ।
नई गाड़ियां E20 वातानुकूल हैं। भारत में पिछले 2-3 वर्षों में बनाई गई अधिकांश गाड़ियां E20 जो ईंधन है, इसके ईंधन सिस्टम को ऐसे जैसे रबड़ है, धातु का उपयोग किया गया है कि वह इथेनॉल के प्रभाव से खराब नहीं होते हैं। इनके जो पुर्जे हैं वह पहली जो गाड़ियां हैं उनकी अपेक्षा खराब नहीं होते हैं। यह E20 जो पेट्रोल है, फ्यूल है, उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनमें नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुरानी गाड़ियों में यदि आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है तो E10 पेट्रोल सीमित है। यदि आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप E10 पेट्रोल डलवा सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत जो गाड़ियों का एवरेज है वह कम होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा। इतना यह झेल सकती हैं या फिर इतना यह फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है इनमें जो E10 है। E10 से यदि ऊपर जाता है तो यह गाड़ियों की में नुकसान कर सकता है। अब देखते हैं सरकार से उम्मीद और मांग। सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए। यदि E20 अनिवार्य है तो पुराने वाहनों के लिए समाधान होना चाहिए। यदि E20 अनिवार्य है तो पुराने वाहन वाले क्या करें? या तो कुछ किट बनाई जाए या फिर इस प्रकार से कुछ उन्हें ऑप्शन दिया जाए कि आप ये डलवा भी सकते हैं या फिर नहीं डलवा सकते हैं। क्या पेट्रोल पंपों पर E0 यानी बिना इथेनॉल वाला विकल्प दे सकते हैं ताकि जनता स्वयं चुन सके कि हमें कौन सा वाला पेट्रोल डलवाना है, जो हमारी कार बाइक जो भी है उसमें किस प्रकार से डलवाना है, जिसमें प्योर पेट्रोल भी हो, E10 भी हो, E20 भी हो, सभी ऑप्शन होना चाहिए। इसी के साथ क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ जो यह पेट्रोल है नहीं ले पा रही हैं और इसी के साथ E10 भी देना चाहिए, E20 और शुद्ध पेट्रोल सभी का ऑप्शन होना चाहिए। अंतिम संदेश है क्योंकि हम जो सुधार है सभी का कहना है कि जो सुधार है उनके खिलाफ नहीं है, पर जबरन थोपे गए प्रयोग के खिलाफ है क्योंकि इनसे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, जिससे हर व्यक्ति की आर्थिक नुकसान हो रहा है। हर व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होगा तो यह सीधा-सीधा देश को नुकसान होगा। निष्कर्ष क्या है इसका? सरकार और तेल कंपनियां अभी देश भर में E20 पेट्रोल की उपलब्धता बढ़ा रही हैं। यह ईंधन उन गाड़ियों के लिए है जो इसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इंजीनियरिंग है। यदि आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है और E20 के लिए प्रमाणित नहीं है, तो उसमें आप E20 की बजाय E10 पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। जहां भी उपलब्ध हो, वहां से आप डलवाएं। अभी क्या है, अभी यदि आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी है, तो आप E10 का प्रयोग करें, E20 का प्रयोग ना करें। यदि आपकी गाड़ी E20 सपोर्ट करती है, तो E20 डलवाएँ, नॉर्मल सी बात। लेकिन यह सरकार को ऑप्शन रखना चाहिए। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि ईंधन उत्पादन की सामग्री विश्लेषण, लाभ या हानियाँ। अब हम इसमें देखेंगे कि इथेनॉल जो उत्पाद हो रहा है, वहाँ से लेकर सरकार का कहना है कि इससे लाभ हो रहा है। तो कहाँ से नापा जाएगा लाभ? कहाँ तक नापा जाएगा? जहाँ से यह इथेनॉल बन रहा है और हम तक आकर गाड़ियों में चल रहा है, वहाँ से लेकर जहाँ से बन रहा है और उसकी पूरी प्रक्रिया को और हमारी गाड़ियों में जलने तक की प्रक्रिया, वहाँ से देखा जाएगा। इसमें जो उपयोग चीज़ें हो रही हैं, उनसे जो लाभ या हानि है, फिर इसको हम टोटल करके देखेंगे, क्या इसमें वास्तव में लाभ है या फिर हानि है। तो इसे हम देखते हैं, जैसे ही हम इसके उत्पाद के बारे में देखते हैं, तो उत्पाद की इसकी प्रक्रिया क्या है? इथेनॉल उत्पाद की प्रक्रिया क्या है? कच्चा माल लिया जाता है, इसे हमें फिर इसे किण्वन करवाया जाता है, सड़ाया जाता है, फिर इसे ऐसे समझिए आप कि आपने देखा होगा कि एक बड़ा-सा पात्र लें, उसमें यह गन्ना और जो आपकी मक्का है, उसे अगर हम गन्ना से बना रहे हैं या फिर मक्के से, जिससे भी बना रहे हैं, उसे हम डाल दें। अब इसमें उसे सड़ाएँ, सड़ाने के बाद इसे फिर 80 डिग्री सेल्सियस पर गरम करें। गरम करने के बाद यहाँ हम इसे बड़े उसमें गरम करेंगे, यहाँ से हम किण्वन घोल डालेंगे और यहाँ से हम भाप डालेंगे। इसके साथ ही यह जो इसमें से जो वाष्प होगी, गरम होके निकलेगा यहाँ। यहाँ यह ठंडा पाइप है, ठंडा करने के बाद यहाँ आ जाता है। यह आपका 95% शुद्ध है। जैसे कुकर है, कुकर में हमने कुछ डाला, उसमें सीटी लगवाई, सीटी लगवाने के बाद जो आपकी सीटी लगती है ना, वहाँ यदि हम पाइप डाल के और उसमें से जो वाष्प है, वह इकट्ठी करें, ठीक है ना? इस प्रकार से बनाया जाता है। फिर उस वाष्प को ठंडी कर लें, तो भाप के से और यह लिक्विड रूप में बदल जाएगी। फिर इसमें एक तरह से एक छन्नी और होती है, फिर इसे छाना जाता है, जिसमें 5% यहाँ यह 95% शुद्ध आया। फिर जो 5% पानी रह जाता है या अन्य चीज़ें, यह छन्नी से निकल कर यहाँ शुद्ध हो जाता है 100%। इसके बाद इसे पेट्रोल कंपनियों को बेच दिया जाता है और पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाता है।
यह इसकी बनने की प्रक्रिया हुई। इसके पीछे भी अभी हम देखेंगे कि यह गर्म किससे किया जाता है, जो यहाँ पानी हो रहा है बर्बाद, वो कितना हो रहा है, सभी को देखेंगे। तो यह बनने की प्रक्रिया रही। अब हम देखते हैं इसमें इथेनॉल प्रकृति और लोगों को लाभ। बनने की प्रक्रिया के बारे में भी देखेंगे, क्या लाभ है, क्या हानि है। इसी के साथ इसमें हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जो बताए गए हैं, जो इसके नियम बताए गए कि इससे क्या लाभ है, उसे भी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इससे प्रदूषण में कमी होगी सबसे पहले, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा प्रदूषण करता है, इथेनॉल कम पेट्रोल में कम प्रदूषण करता है। इसी के साथ किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि जिससे भी चीज़ से गन्ना हो या फिर मक्का हो, इससे इथेनॉल बनेगा, इसके दाम अच्छे मिलेंगे, तो किसानों की इससे आय बढ़ेगी। अब देखते हैं विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि जो बाहर से हमें तेल मंगवाना पड़ता है, वह कम मंगवाना पड़ेगा, तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसी के साथ कार्बन चक्र में भी इसमें फ़ायदा होगा। यह आपके फ़ायदे हैं और यह आपकी जो प्रक्रिया है, उसके यह नुकसान हैं। दोनों को हम अभी कंपेयर करेंगे कि जो वास्तव में फ़ायदा है या फिर इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, प्रकृति और लोगों पर प्रभाव। प्रदूषण की कमी, विदेशी मुद्रा की बचत, किसानों की आय डबल और कार्बन चक्र में लाभ। यह है आज के लाभ बताए गए। प्रकृति और लोगों को घाटा क्या होगा यदि हम देखते हैं, तो अत्यधिक जल की खपत होती है इसमें, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह कम होती है, इसी के साथ खाद्य सुरक्षा की जोखिम होती है और इससे अनाज की कमी होगी, औद्योगिक कचरा फैलेगा, इससे नदियाँ प्रदूषित होंगी। यह इसका घाटा है। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें वास्तव में घाटा है या फिर इसमें फ़ायदा है, क्योंकि जो 1 लीटर इथेनॉल बनने के लिए कितना पानी लगता है, तो यदि गन्ने से बना रहे हैं, तो 2000 से लेकर 4000 लीटर, 1 लीटर इथेनॉल बनने के लिए 2000 से लेकर 4000 लीटर पानी की खपत होती है, यदि हम गन्ने से बना रहे हैं। इसी के साथ यदि हम इसे मक्के से बना रहे हैं, फिर भी इसमें 500 से लेकर 1000 लीटर तक पानी की खपत होती है। यह खपत होती ही है। अब इतना पानी अगर खपत होगा और इससे जो कचरा निकलेगा, उसका क्या किया जाएगा? उससे क्या घाटा होगा या फिर फ़ायदा होगा? उसका भी हम देखेंगे अभी। इथेनॉल फैक्ट्रियों के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं? सबसे पहले गन्ना से बना रहे हैं, मक्के से बना रहे हैं, वह लिया हमने। इसी के साथ कोयला या फिर हमें जो इसकी पेराई है, जो इसकी निकलता है ना, जैसे जूस निकलता है, जूस के बाद वो निकलता है। जो इसका मटेरियल निकलता है वह या फिर हम कोयले से चलाएँगे या फिर गन्ने के ही मटेरियल से चलाएँगे या फिर हम बिजली से चलाएँगे या फिर पवन चक्की से चलाएँगे इनके लिए। जब भी हम कंपनी है उसके लिए किस प्रकार से चलाएँगे यह इसमें है। अब हम देखते हैं इसका फाइनल निष्कर्ष क्या है कि यदि हमने इसे बनाया, बनने से लेकर गाड़ियों तक पहुँचवाया इसमें और जो सरकार बता रही है और जो लोग बता रहे हैं, उसमें यदि हम देखते हैं फ़ायदा है या फिर घाटा है। सबसे पहले हम देखते हैं लाभ। लाभ में क्या-क्या लाभ हैं? एक तो यह इनका कहना है प्रदूषण की कमी होगी, दूसरा है विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और कार्बन चक्र सुधरेगा। अब इसी के साथ हम हानियाँ देखते हैं, हानियों में है सबसे पहले तो है हानि आपकी अत्यधिक जल की खपत होती है, जल संकट बढ़ेगा। ये 4 लाभ हुए, ये 4 लाभ भी किसको हुए? यदि हम यहाँ देखते हैं लाभों में, प्रदूषण में कमी कैसे होगी? पूरी प्रक्रिया को यदि हम देखते हैं प्रदूषण में कमी, ये इनका कहना है कि पेट्रोल यदि जलता है तो इससे इस जो इथेनॉल है वह जलता है, उससे धुआँ कम होता है। जो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, इससे धुआँ निकलेगा। या तो वो गन्ने की पाली है, जो बचा हुआ भाग है, उससे चलाएँगे, उससे धुआँ होगा या फिर हम कोयले से चलाएँगे इस कंपनी को। तो कोयला होगा या फिर हम बिजली से चलाएँगे तो बिजली पानी या कोयले से बनती है या फिर हम इसे पवन चक्की से चलाएँ तो इसमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा यदि हम कोयले से, इसकी पाली से या फिर अन्य किसी प्रकार से चलाते हैं तो हमें घाटा होगा, उससे ज़्यादा ही प्रदूषण होगा। विदेशी मुद्रा की बचत विदेशी मुद्रा की बचत किसकी होगी? यदि यह कंपनी सरकारी होती तो विदेशी मुद्रा की बचत होती। लेकिन यह कंपनी कुछ चुनिंदा लोगों की है, तो जो बेनिफिट जा रहा है उन लोगों तक जा रहा है, ना कि सरकार तक जा रहा है। आगे देखते हैं किसानों की आय डबल हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। किसानों को सिर्फ़ गन्ने की फसल का ही फ़ायदा होगा, गन्ने की फसल ही मिलेगी। इससे जो गन्ने के उत्पाद हैं, उनमें कमी आएगी तो वह महँगे हो जाएँगे या फिर मक्के से बनता है तो मक्के से बनने वाले जो उत्पाद हैं, उनमें कमी आएगी, वह महँगे हो जाएँगे।
तो यहाँ फसल अच्छी मिली सिर्फ़ किसानों को, और अगर महँगाई होती है, तो सभी के लिए इससे घाटा हो। तो घाटे ही पक्ष में है। अब चलते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र भी यहाँ से ही प्रभावित है। यदि इसमें प्रदूषण कम होता है तो कार्बन चक्र में लाभ हो। यदि प्रदूषण दूसरे माध्यमों से जो कंपनियाँ चल रही हैं, उसके माध्यम से जो पाली निकल रही है, इसका जो कचरा निकल रहा है, उसे हम नदियों में डालेंगे, इससे नदियाँ दूषित होंगी, और जो फैक्ट्रियों का धुआँ है, इससे वायु दूषित होगी। इसी के साथ फसल अधिक उत्पाद के लिए हम इसमें अधिक खाद डालेंगे, तो फिर पृथ्वी दूषित होगी। तो जल, पृथ्वी और वायु सभी दूषित हो गए, तो कार्बन चक्र का तो फ़ायदा होगा नहीं। इसी के साथ अब हम देखते हैं और हानियाँ, और हानियों में है मिट्टी का इससे क्षरण होगा, नदियाँ भी दूषित होंगी। सबसे जो बड़ा घाटा है, जो निजी मुनाफ़ा होता है इससे। हमने कहा कि यह कंपनियाँ सरकारी नहीं हैं। जो इथेनॉल की कंपनियाँ हैं वह सरकारी नहीं, चुनिंदा लोगों की है। तो यदि फ़ायदा भी होगा तो किनको होगा? चुनिंदा लोगों तक होगा। उन्हीं लोगों तक फ़ायदा होगा जिनकी कंपनियाँ हैं। लेकिन सरकार की होती तो सरकार के लिए फ़ायदा होता, जिससे सभी को, आमजन को फ़ायदा होता। तो इन कंपनियों के लिए सरकारी कर देना चाहिए। इसी के साथ फ़ायदा कब होगा? यदि हम देखें कि फ़ायदा होगा कब? तो उसके भी हम देखते हैं, इथेनॉल पेट्रोल से स्थायी लाभ कब होगा? यह जो कारण हैं, यदि हम इनको अपना लेते हैं तो फ़ायदा होगा। यदि इनके साथ नहीं चलते हैं तो फिर घाटा होगा। सबसे पहला तो जो कंपनी है, इसको पवन ऊर्जा से चलाना है। जो गन्ने की पाली है उससे नहीं चलाना है, क्योंकि उससे चलेगा तो धुआँ होगा तो फिर वहीं का वहीं चक्र हो जाएगा, जितना पेट्रोल धुआँ करता है उससे ज़्यादा इथेनॉल बनने और प्रयोग होने में धुआँ होगा। सबसे पहले तो इसे कहाँ चलाना है? पवन चक्की से चलाना है, और इसकी जो वेस्टेज निकलेगा उसके इस प्रकार से उपयोग करना है कि वह प्रकृति को हानि ना पहुँचवाए। उसका कुछ न कुछ ऐसा बनाना है, खाद बनाएँ या कुछ बनाएँ, जिससे प्रकृति को हानि ना हो। तो स्वच्छ उत्पादन के लिए, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं होना है, कम होना है, और हमें पवन चक्की का उपयोग करना है। आगे हम देखते हैं पर्यावरण। जो यह फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पर्यावरण अनुकूल कचरा जो निकलता है, कचरे को पर्यावरण अनुकूल निपटारा करना है। जो इससे कचरा निकलता है, उसका हमें पर्यावरण के अनुकूल निपटारा करना है। क्योंकि यह कचरा यदि हम ऐसे ही फेंकते हैं, तो हानिकारक कचरा यह हमें हानि पहुँचवाएगा। उससे खाद बने, जो गन्ने की पाली बचती है या जो अन्य कचरा बचता है, इस प्रकार से उन्हें उपयोग किया जाए कि पर्यावरण को उससे घाटा ना हो। आगे, जो इथेनॉल बनने में जल की बर्बादी होती है, उसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए, नई मशीनों का उपयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जाए, जिससे इतना पानी का वेस्टेज ना हो। जैसे गन्ने से बनाते हैं तो 2 से 4,000, यदि हम मक्के से ही बनाते हैं तो 500 से 1,000 लीटर पानी लगता है 1 लीटर इथेनॉल में। तो यह पानी की बचत होना चाहिए। यदि इसी प्रकार पानी बर्बाद होने लगा, जल स्तर गिर जाएगा, और इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा, घाटा ही होगा। क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसमें 65% किसान हैं, 65% जो अपनी आय है वह खेती-किसानी से होती है। यदि जल स्तर ही घट गया तो हमें इससे जो बनने की पूरी प्रक्रिया है, इससे कई गुना हमें घाटा हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। आगे हम देखते हैं, किसानों का अगर कल्याण करना है तो किसानों की आय और सुरक्षित रखनी होगी। क्यों? गन्ने के साथ-साथ अन्य फसलों को भी प्रोत्साहन देना होगा। हमने गन्ना खरीदा, गन्ने की फसल को प्रोत्साहन दिया, इसके चलते में ज़्यादा उर्वरक दिया, उससे जो या फिर जो ज़मीन है उसमें ज़्यादा खाद होगा, तो वह अंकुरित नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, गन्ने पे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया तो इससे जो बनने वाले उत्पाद हैं, उनमें महँगाई आएगी। इसके अलावा हम इस प्रकार से इनका प्रयोग करें, गन्ने से, मक्के से या अन्य किसी प्रकार से भी इसे बना सकें। सिर्फ़ एक चीज़ पर निर्भर ना रहा जाए, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं उपभोक्ता और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प। उपभोक्ताओं के लिए विकल्प होना चाहिए। जिनकी पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनके पास E10 भी डलवा सकते हैं, शुद्ध पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। जो भी वह गाड़ी सपोर्ट करती है, वह डलवाएँ अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपको E20 डलवाना ही पड़ेगा, इसके बाद कोई उपाय नहीं है। तो यह तो ज़बरदस्ती थोपा गया निर्णय है। जिसके पास जैसी गाड़ी, जिसके पास जैसी श्रद्धा, सोच, उस हिसाब से आदमी डलवा लेगा। तो यह ऑप्शन होना चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा कब होगा? ये है जो हम पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा कब होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तब होगा, तब यह जो कंपनियाँ हैं सरकारी स्वामित्व में होंगी, सरकारी कंपनियाँ होंगी, तब यह फ़ायदा होगा। यह कंपनियाँ
प्राइवेट होंगी, कुछ चुनिंदा लोगों की होंगी, तो यह फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना फ़ायदा होगा उन लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। यह कंपनियाँ कैसी होना चाहिए? यह कंपनियाँ सरकारी स्वामित्व की होना चाहिए, सरकारी कंपनियाँ होना चाहिए, जिससे सीधे लाभ सरकार के खजाने में पहुँचे और विकास के लिए यह उपयोग किए जाएँ। जो भी लाभ हो, वह सीधा किसके पास पहुँचे? सरकार के पास। सरकार के पास लाभ होगा, तो विकास के लिए उपयोग किया जाएगा। तो जो ई-20 पेट्रोल है, इथेनॉल है, जितना भी परसेंट मिल रहा है, फ़ायदा इसका कब होगा? तब ये सभी नियम अपनाए जाएँगे, तब फ़ायदा होगा। अगर ये सभी नियम नहीं अपनाए जा रहे हैं, तो अभी यदि हम देखते हैं, तो अभी हम घाटे में ही हैं। यह रहा ई-20 ईंधन का पूरा सच। अब आपने सच समझ लिया। अब जनता जनार्दन से यह अपील है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप अपनी राय देंगे, तो इससे और जानकारी होती है कि आपकी राय क्या है। एक सर्वे टाइप का हो जाता है कि आपकी राय क्या है, किसको क्या परेशानी आई, किसको क्या लाभ हुआ, इस प्रकार की यदि आप राय देंगे, तो अगली बार उस हिसाब से हम वीडियो बनाएँगे, उस हिसाब से अपनी बात रख पाएँगे। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।